हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है बायोलॉजी के बारे में, बेसिक बायोलॉजी के बारे में बच्चों होने वाली है। इसमें बच्चों हम 3 लेक्चर ले चुके हैं बायोलॉजी में। वो तीनों अगर यदि कोई नहीं देखे हैं तो आज मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पिछली क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बच्चों, आज हम बायोलॉजी में जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल में कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे और उनमें डिफरेंस पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उनमें से जो भी बच्चे जहाँ से लेक्चर्स ख़त्म किए थे उसके बाद नेक्स्ट हमको पढ़ाना था साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसे कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य बच्चों, यह इसको सर्वप्रथम डिस्कवर्ड किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। कौन डिस्कवर्ड किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इसकी खोज कौन किया था? डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुविकल्पी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 ईस्वी में इसके किया था। यह वह अर्धतरल, पारदर्शी और जीवित पदार्थ है। अर्धतरल, पारदर्शी और जीवित पदार्थ। पारदर्शी मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो। क्या हो? ट्रांसपेरेंट, जो एक दूसरे के प्रति दिखाए, मतलब जैसे कि ट्रांसपेरेंट मतलब दिखता हो। एक पर्दे से अलग पर्दा लगा दिया जाए और जो सपोज दैट मैं खड़ा हूँ तो एक पर्दा, ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा दिया जाए, जो मेरी प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ भी दिखाई दे, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी। अर्धतरल, अर्धतरल में पूरी तरह से लिक्विड नहीं रहेगा, पूरी तरह से यह लिक्विड अर्धतरल रहेगा, कुछ ठोस कुछ लिक्विड टाइप। तो जीवित पदार्थ है। तो क्या करते हैं, जो किसी भी जीवित कोशिका के अंदर उपस्थित होता है और कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसलिए इसे बच्चों जो पूछा जाता है, इसलिए इसे जो पूछा जाता है बच्चों, इसको अंडरलाइन करेंगे, जो 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है और पूछने पर आपको सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि इसमें को इस जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? यही क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यही क्वेश्चन बार बार जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर साइटोप्लाज्म से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है, वैसे जनरली पूछ लिया जाता भी है। इसको जरूर अंडरलाइन करें। क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसका 80% भौतिक आधार कहा जाता है। यहाँ तक आप इन्वर्टेड कामा करेंगे, इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। यह 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बच्चों, यह वह अर्धतरल पदार्थ है, पारदर्शी होता है, जिसमें सभी कोशिकांगों का नियंत्रण होता है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और बच्चों इस क्या होता है? यह जीवन का भौतिक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। 2 क्वेश्चन इससे फॉर्मेशन होता है कि साइटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड कौन किया था? साइटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। और दूसरा, यह जीवन का भौतिक आधार है, किसको कहा जाता है? साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक जो है एक न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा साइटोप्लाज्म। यह 2 प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आपकी कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। यह क्या होता है? यह भी अर्धतरल जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। न्यूक्लियस और झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। कौन सा? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और कोशिका के विभिन्न जैविक और रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है। कोशिका द्रव्य कोशिकांगों को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? लिक्विड जो होता है जिसमें कोशिकांग रहते हैं। अगर ये एक साइटोप्लाज्म ना रहे कोशिका में, तो जितने उसमें ऑर्गेनेल्स होंगे वो सब मर जाएंगे, सूख जाएंगे। जब सूख जाएंगे, जितने ऑर्गेनेल्स होगा वो सब मर जाएगा। ये स्थित कहाँ होता है बच्चों? यह स्थित होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। कौन सा? ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य।
स्थित होता है। यह कोशिका के विभिन्न जैविक और रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है, जो कोशिका द्रव कोशिकांगों को सूखने से बचाता है। कोशिकांग को सूखने से बताता है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, यदि साइटोप्लाज्म सूख गया तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें रहेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गई, आपका जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब जितने कोशिकांग हैं ये सब डेड हो जाएंगे, सूख जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका केंद्रिका द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। यह क्या होता है, यह भी एक पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है, यह भी एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और डीएनए या आनुवांशिक या डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियोलस और अन्य परमाणुओं को यह क्या करता है, घेरता है। यह क्या करता है, घेरता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती क्या है कोशिका में, यह क्या काम करती है, यह भी क्या है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्थात यह कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर आते जाते हैं। यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्या होती है, यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसी के माध्यम से कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ आएंगे वो आने जाने का नियंत्रण करता है, और इसी रास्ते से लोग जो है कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के ही द्वारा जो है आते जाते हैं। चाहे जो भी पार्टिकल्स हो वह अर्धपारगम झिल्ली, मतलब अर्धपारगम झिल्ली मतलब ये वो, जैसे आप चाय छन्नी नहीं होती है, चाय छन्नी, वही अर्धपारगम झिल्ली समझा जाए। या कॉटन की बहुत बारीक वाले टुकड़े कपड़े जो आप छाना जाता है, देखें जिस चाय छानी जाती है तो जो चाय जो नीचे रह जाता है, तो चाय पत्ती, चाय जब छाना जाता है तो चाय नीचे प्याले में आ गए, जो चाय पत्ती होती है वह जो है वही जो चन्नी लोहे वाली बनी रहती है चलनी छन्नी, वही जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। अर्धपारगम झिल्ली मतलब वही हो गया कि कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही पदार्थों का आवागमन होता है, आते जाते हैं। किसके माध्यम से, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से आते जाते हैं और इसका नियंत्रण करते हैं। अब बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का एक ऑर्गेनेल्स है, जो है इसका अंग है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला ग्रंथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों यह माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए, चाहे कम्पिटिटिव हो, वनडे हो, एसएससी हो, एग्ज़ाम हो, यह सब में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। क्वेश्चंस देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पूछा जाता है वह पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स भी करते हैं, कौन इसका नाम दिया था। घर परिवार में होता नहीं है, अभी छोटा बेबी पैदा हो जाए, बच्चा हो जाए, घर परिवार के में देखा तो नाना, मामा, मौसा, ये सब फुआ, सब लोग अलग अलग उस बच्चे का नाम देने लगते हैं कि नहीं देने लगते हैं, अलग अलग उपनाम है, इनका नाम है रख लो, उनका नाम है, ऐसे वैसे बच्चों जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिल्स का जो भी वैज्ञानिक डिस्कवर्ड कर रहे हैं, एक रिसर्च किया जाता है, वो रिसर्च के दौरान ही कुछ साइंटिस्ट उसका नाम देते हैं, कुछ साइंटिस्ट उसको देखने से लगता है यार ये चीज़ नहीं ये चीज़ है। तो दुनिया भर की बातें जो है उस रिसर्च के दौरान उस पार्टिकल्स में, ऑर्गेनेल्स में सभी लोग अपनी अपनी थीसिस को देते हैं। तो नाम कौन दिया, देखा कौन, डिस्कवर्ड कौन किया, ये सब बारे में हर ऑर्गेनेल्स का मैं डिटेल से चर्चा करूँगा कोशिका में बच्चों। यही सब क्वेश्चंस जो है फॉर्मेशन करता है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। अब बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और बच्चों इस पर ज़रूर याद रखिएगा। ये सब टॉपिक्स जो जितने को मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, जितने भी पॉइंट को अंडरलाइन करवा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत सिलेक्टेड पॉइंटेड हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो, बिल्कुल भी आप इसको ज़रूर से भी ज़रूर रिवाइट ना करें। ज़रूरी ये है कि इस टॉपिक पे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो सब मैं आपको जो है इसके माध्यम से सब बताऊँगा और सब बता ही रहा हूँ। चाहे जितना वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जितनी लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ बायोलॉजी में, वह सारे मैटर्स आपको इंक्लूड कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। अनुमान ये है कि बच्चों आप इसका पढ़कर ज़रूर से ज़रूर आप जो है सरकारी नौकरी एक
पाएंगे और ऐसे ही अपने लाइफ में, जीवन में प्रफुल्लित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ अपना किए रहिए, क्योंकि बच्चों स्वस्थ शरीर में ही बोलते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। तो आप जानते ही रहते हैं इसको बच्चों। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जब आपकी शरीर ही नहीं अच्छी रहेगी यार, हेल्थ ही नहीं है, चलेगा पढ़ेंगे कितना। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहें और पढ़ाई करते रहें बच्चों। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया की ओर चलते हैं, पढ़ाता हूं बच्चों। इसके जितने क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं वो सब भी जानते हैं, कुछ आप जानते हैं, कुछ हमारे माध्यम से जानेंगे बच्चों। और जो हमारे माध्यम से आप लोग जानेंगे बच्चों, वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से चाहे जितने एग्ज़ाम्स आएंगे आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस होता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या ये चीज़। ठीक है, आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर, आप देख चुके हैं, मैं बना दिया हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, आप देख रहे हैं। ये दोहरी झिल्ली कैसे देख रहे हैं, डबल लेयर्ड दोहरी झिल्ली की बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले वहाँ ना देखकर बच्चों इसको यहाँ देखा जाए, आखिर इसका नाम क्या है, कौन कौन नाम दिए, कैसे क्या होता है। आप उसके बारे में, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर इसी पर दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे यार बच्चों, परेशान ना होइए एकदम, बिल्कुल इसी पर पूरा लेक्चर दूंगा। पहले देख लिया जाए इसको, जो डिस्कवर्ड कौन किया था, नाम कौन दिया है, हाँ इसके बारे में जानते हैं, साइंटिस्टों का नाम, वैज्ञानिकों का नाम। इसके बाद तो लेक्चर इसी पर आज पूरा रहेगा ही। ठीक है, देखते हैं तो क्या है इसकी खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किए थे। नेक्स्ट दूसरा डिस्कवर्ड किए कौन, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किए। दूसरा क्या है, अल्टमान नामक, एक अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे साहब। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन 1890 ईस्वी में किया था और कहा क्या था, इसका नाम बायोप्लास्ट है। देखने की बात होता नहीं है कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, सारे साइंटिस्ट अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों इनको सर्वप्रथम इसकी खोज कौन किया था, डिस्कवर्ड कौन किया था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। और अल्टमान साहब ने आया तो कहा यार ये तो ये जो दिख रहा है ऑर्गेनेल से, इसका नाम तो बायोप्लास्ट रखा जाए तो ज़्यादा सही। बायोप्लास्ट नाम कौन रखा, अल्टमान ने रखे। तो फिर उसके बाद कौन आए, सी वेंडा साहब, सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। देखें, डिस्कवर्ड कोई और करा, बता कोई और रहा है यार, है क्या, नाम कोई और रख रहा है। बात समझ में आई, माइटोकॉन्ड्रिया कितना हो गया क्या, इसमें 3 चीज़ हो गई बच्चों, 3 चीज़। एक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया, कोलिकर साहब वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, कोलिकर साहब वैज्ञानिक ने कितने सन में किया, आपको 1880 सन में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसका डिस्कवर्ड किया, खोज किया। फिर अल्टमान साहब आए, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इनका नाम जो देखें, रिसर्च किए तो कहते हैं यार तो बायोप्लास्ट है, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, बायोप्लास्ट दिए। और उनका विस्तार से इनका जो है वर्णन भी किए थे बायोप्लास्ट को, किस में, 1890 में। तो फिर कौन आए, सी वेंडा साहब आए। जब सी वेंडा साहब आए तो उसको देखें तो 1897 ईस्वी में इसका नाम क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने कहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम रखा जाए। 1897 सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा। और उसके बाद 1880 में इसका डिस्कवर्ड किया, कौन किया, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर्ड किया। और सी वेंडा अल्टमान साहब ने 1890 ईस्वी में इसका नाम जो है क्या रख दिया, बायोप्लास्ट नाम रख दिया बच्चों। इसका ये देखें, और इसके बाद में अब इसका पूरा एक स्ट्रक्चर आप कैसे कैसे बना, इसके अंदर है क्या, कितनी लेयर होती हैं, इसको क्या कहते हैं, कैसे के इसको कोशिका का पावर हाउस क्यों कहें, कहें, सारा विस्तार से वर्णन करने वाले हैं बच्चों। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। अभी क्या बताए थे, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किए थे, डिस्कवर्ड किए थे। और सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे बच्चों, इस संरचना को क्या बोले थे, बायोप्लास्ट नाम दिया था। और कौन था, सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने, सी वेंडा नामक वैज्ञानिक साहब ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। क्या क्या, 3 चीज़ याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर्ड खोज कौन किया, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने।
अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसका नाम क्या कहा था, बायोप्लास्ट नाम कहा था। और फिर उसके बाद सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था बच्चों। ठीक है, अब आइए इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करते हैं, आखिर बनता कैसे, बना कैसे होता है। ठीक है, और इसको कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, यही पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आँख बंद करके तुरंत आप जो है टिक करके आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं बच्चों। देखा जाए इसको निसंकोच आप लगा कर आएंगे एग्जाम में। क्या 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 होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह क्या होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है बच्चों। हम बता ही चुके कोशिकाएं दो प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक यह माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना होती है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, उसको मीसोसोम बोला जाता है बच्चों। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो बताया हूँ, तो क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, मीसोसोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। यह क्या काम करती है, यह श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन से ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्या निकलती है, ऊर्जा निकल, भोजन के विखंडन से ऊर्जा निकलती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। भोजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन, बच्चों ध्यान देना मेरी बात, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा निकलती है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, यही कारण होता है कि इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जब जो है एनर्जी, कोशिका की एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो जो भोजन से विखंडन के द्वारा जो पार्टिकल से विखंडन से जितनी एनर्जी रहती है वह एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठा रहती है, तुरंत तो कोशिका को दे दिया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। यह लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी तथा क्या होता है, वसा प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है तथा बाहरी एवं भीतरी दो झिल्लियों द्वारा, आउटर मेम्ब्रेन बोला हूं बच्चों, इसको रेड वाले का आउटर मेम्ब्रेन, ब्लू वाले को इनर, दो झिल्लियों से यह घिरा होता है। बाहरी झिल्ली सपाट होती तथा भीतरी झिल्ली के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कैविटी में बहुत सी अंगुलियों के समान छोटे छोटे समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टी कहते हैं। भीतरी झिल्ली एवं क्रिस्टी की सतह पर बहुत सी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसी कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन अभिगमन का कण भी कहा जाता है बच्चों। देख लीजिए पूरी माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों क्या थी, तीन चीज रिमाइंड करा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर्ड कौन किया, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने आया, इसको क्या नाम दिया आपका, बायोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद सीबेंडा नाम साहब वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है, या इन्होंने ये कहा कि तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है बच्चों, यह माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मैं आपको पहले ही बताया था, क्या कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन माइटो या कोशिकांग जो है ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया यह क्या यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया के समान, लेकिन वह संरचना माइटोकॉन्ड्रिया ना होकर उसके क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। और बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ ब्रेक हुए रहते हैं, विखंडन हुए रहते हैं, उनसे जो ऊर्जा मिलती है वह एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में संचित रहती है। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यह एटीपी जो है कोश एनर्जी देने लगती है, किसको, सेल को। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं बच्चों। और दूसरी चीज़ इसमें देखो, यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है, सपाट होती है, तथा बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली सपाट होती, सेकंड झिल्ली देखिएगा आप, जो अंदर की ओर धसी हुए कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी गुहे की तरह ऐसे होते, उंगलियों के समान यह संरचना पाई जाती है अंदर, उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं बच्चों, इसके एक पार्ट को इसके होते हैं, उससे बोलते हैं क्रिस्टी कहते हैं।
क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो भरे उंगलियों समान संरचना होती है बच्चों, इसे हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। और इसमें डीएनए भी पाए जाएंगे और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और उसके ऊपर देखिए जो रेड कलर की गोल कलर के इसे पूरा डार्क करके किया हूँ बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और इसे यह क्रिस्टी पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिसे F1 कण या इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। यही कारण है कि बच्चों कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका एक पूरा डिटेल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करिए इसके बारे में। इसके बाद बच्चों हम एग्जाम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उसको भी आप जरूर जानिए, लिखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल रासायनिक संगठन के बारे में देखते हैं। मतलब रासायनिक संगठन मतलब क्या होगा कि यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कौन से पार्ट्स में कितने परसेंट से लेकर मिलाकर ये बना हुआ है। रासायनिक संगठन में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पहला क्या है रासायनिक संगठन, प्रोटीन या 65 से 70% से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड कितना 25% से बना होता है। उसके बाद RNA 0.5 से और DNA में कुछ समथिंग मात्रा पाई जाती है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बच्चों 100%, इसको इंपॉर्टेंट करिए, इंपॉर्टेंट 100% आप इसका याद करेंगे जरूर। कौन कौन सा, यह नीले हरे सवाल में नहीं पाया जाता। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नीले हरे सवाल में नहीं पाया जाता। दूसरा ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल कण इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता। ठीक है, तीसरा ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है इसका, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, अर्थात क्या हो, जिसमें एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट यह ऑक्सीशोषण करता है बच्चों। अब एक बार रिमाइंड करा दें आपको, पूरा मुश्किल से 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आज हम लोगों ने पढ़े क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स बायोलॉजी में पढ़े। वो ऑर्गेनल्स कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों पढ़ेंगे इसको 5 मिनट, अब तो क्लियर में पढ़ा चुका हूँ पूरा इसका लेक्चर, मात्र जो है 2 से 3 मिनट के अंदर एक बार रिमाइंड करवा देते हैं पूरा। आप ध्यान से देखिए। पहला क्या बच्चों, जैसे घर परिवार में होता है ना, कोई चाइल्ड बेबी पैदा हो गया तो सब लोग अपना नाम देने लगते हैं ना, बुआ कुछ अलग नाम दी, उसके बाद पापा कुछ अलग नाम रखा था, हाँ दादा कुछ भी अलग अलग नाम। वैसे बच्चे जितने हमारे बायोलॉजी में ऑर्गेनल्स हैं सबका एक रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं आखिर कौन सा पार्ट से क्या है क्या नहीं बायोलॉजी में पाया गया, कौन सा ऑर्गेनल से पाया गया। जो जिसको जैसा दिखा वैसा उसको नाम दे देते हैं, बता देते हैं, कुछ भी कह देते हैं कि ऐसा दिख रहा वैसा दिख रहा, ऐसा कुछ भी होता रहता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ये जो ऑर्गेनल्स हमारे कोशिका में दिखा है, सेल में दिखा है, तो क्या दिखा बच्चों ऑर्गेनल्स में क्या दिखा, सबसे पहले जो संरचना है, इस तरह की जो संरचना दिख रही है, इसको सब प्रथम में डिस्कवर्ड किया था कौन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बच्चों। देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप रिमाइंड कर लीजिए, कुछ नहीं होना है, इसका तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना। देखो क्या है, सबसे पहले क्या, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किसमें 1880 में क्या दिए, इसको क्या डिस्कवर्ड किए, खोज किए। कौन सा, इस ऑर्गेनल्स का खोज किए। खोज कौन किया, खोज किए कौन से, कोलिकर ने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में खोज किया। फिर कौन से आए आपके आए, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने आए क्या, इस कब आए 1890 में आए। तो इन्होंने जब आए तो इनका नाम क्या बताइए, बायोप्लास्ट नाम दिए। क्या दिए, बायोप्लास्ट, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, बायोप्लास्ट नाम दिए। फिर इसके बाद देख वैज्ञानिक आए, कौन से वैज्ञानिक आए, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया 1897 ईस्वी में, इसे क्या कहा, ये कहा क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका दिया। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे बहुत कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कंफ्यूज कहाँ है, अगर देख नॉलेज कम रहेगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, नॉलेज एकदम सटीक रखिए, ये है तो है, बात खत्म। कौन सा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया, डिस्कवर्ड कोलिकर ने, और इसको नाम बायोप्लास्ट कौन दिया बच्चे, अल्टमान ने दिए। कब दिए, 1890 में, ठीक है, बायोप्लास्ट नाम दिए। लेकिन जो नाम दिया है वह सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इनका
नाम दिया है, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक बच्चों, अब आप इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन होगा तभी तो इसको ऑक्सीजन पढ़ा चुके हैं, नेक्स्ट पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखें आप जरूर वहाँ पर जाकर वीडियो देखें, जो भी नहीं देखें टेंशन नहीं, आज की वीडियो में इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भोज्य पदार्थ विखंडन होता है, टूटता है, उसी से जो एनर्जी निकलती है वह एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है भैया। किसमें? कोशिका में। जब कोशिका थक जाता है, जब एनर्जी की जरूरत उसको पड़ती है, यही माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी क्या करता है बच्चे? तुरंत यही एनर्जी रिलीज कर देता है, थको मत भाई साहब मैं हूँ। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है भैया। ध्यान एकदम सटीक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति भोज्य पदार्थ का विखंडन करेगा, तोड़ेगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी वह कोशिका के एटीपी के रूप में संचित इकट्ठा हुई रहेगी। जब कोशिका की जरूरत होगी भैया तब तुरंत क्या करता है? दे देगा एनर्जी, भाई साहब लीजिए आप एनर्जी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं भैया। अब आप देखिए यह नीले हरे सवालों में नहीं पाया जाता। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नहीं पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा बच्चों क्या है? यह ऑक्सीशोषण करता है, ये भी आप देख रहे हैं बच्चों। और क्या करता है? यह एटीपी का निर्माण भी किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों आज का ये रहा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो और आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बच्चों कल मैं लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।